दोस्तों फोन को अनलॉक करने से लेकर इंसान की जिंदगी को अनलॉक करने तक बायोमेट्रिक्स की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। बस एक छोटे से स्कैनर पर अपना अंगूठा लगाने से आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते सारी डिटेल्स एक पर्सन को मिल जाती है। अब चाहे वो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन हो, वॉइस रिकॉग्निशन हो, आइरिस रिकॉग्निशन हो या फिर पूरी बॉडी का रिकॉग्निशन हो, हम सभी की जिंदगी इस बायोमेट्रिक्स पर डिपेंड भी हो चुकी है और इस बायोमेट्रिक्स ने हमारे डेटा को बहुत ज्यादा आसान भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों कभी सोचा है कि इतना पावरफुल टूल बना कैसे? आखिर इन बायोमेट्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, इसका आविष्कार कैसे हुआ? तो चलो दोस्तों एक फैसिनेटिंग स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूं, एक जर्नी पर लेकर चलता हूं जहां हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पावरफुल बायोमेट्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसको किसने किया और आखिर इसकी जरूरत क्या थी हम लोगों को। Biometrics is not the technology of this era. It has always been present for a long time, and humans took notice of them around the 14th century BC. Your DNA is one of the most unique forms of data that you still own, like your face, your voice, and your fingerprint. And together this becomes your most personalized data set, known as biometrics. अब देखो अगर टेक्निकली कहा जाए तो बायोमेट्रिक्स की शुरुआत 19th सेंचुरी में की गई थी, लेकिन इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। सच कहूं तो एंशिएंट टाइम से ही अननोइंगली बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। सभी लोग बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन पुराने जमाने के लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एंशिएंट टाइम से ही करते हैं। तो दोस्तों पुराने वक्त में भी एंशिएंट चाइनीज, एंशिएंट बेबीलोनियंस और एंशिएंट इजिप्शियंस अपने रिकॉर्ड्स के लिए अननोइंगली फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया करते थे, जहां अलग अलग लोगों की पहचान करने के लिए उनके शरीर के हिस्सों को मेजर किया जाता था। बात की जाए एंशिएंट इजिप्ट की तो वहां के लोग अपने हीरोग्लाइफिक्स दीवारों को सजाने के लिए भी इन मेजरमेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे। अब हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को हीरोग्लाइफिक्स का मतलब समझ नहीं आया होगा। तो दोस्तों एंशिएंट इजिप्ट की दीवारों में हम लोग ये जो कारीगरी देखते हैं, इनको ही असल में हीरोग्लाइफिक्स कहा जाता है। तो इसलिए उस समय के जो कारीगर होते थे वो किसी की भी नक्काशी बनाने से पहले उसका मेजरमेंट लेते थे कि हाँ नाक की लंबाई कितनी है, कानों की धुरियां कैसी है, नाक और आंखों के बीच की दूरी कितनी है, और इन सारे मेजरमेंट्स को लिखने के बाद उस हिसाब से वो लोग अपना चित्र बनाया करते थे। और इस चीज को हम बायोमेट्रिक्स का इतिहास भी कह सकते हैं, उसका एक फर्स्ट मूव भी कह सकते हैं। फिर दोस्तों एंशिएंट चाइनीज लोग भी कम नहीं थे। वो लोग भी अपने हाथ और पैरों के निशानों को एज अ सिग्नेचर यूज किया करते थे। अगर किसी भी चाइनीज को कोई कमिटमेंट देना होता था या फिर कोई वादा करना होता था तो उनके वादे या कमिटमेंट को एक पेपर पे लिख दिया जाता था और सिग्नेचर के तौर पे वो लोग अपने हाथों का निशान या फिर पैरों का निशान वहां पे डाल देते थे, जिसे अगेन हम लोग एंशिएंट बायोमेट्रिक्स या फिर ओल्ड बायोमेट्रिक्स कह सकते हैं। पर अगेन जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारी चीजें वो लोग अननोइंगली करते थे, उनको इस टेक्निक के बारे में या फिर फिंगरप्रिंट्स के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। तो चलो ये तो हो गई एंशिएंट टाइम की बात। अब मॉडर्न टाइमलाइन में आ जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों मॉडर्न बायोमेट्रिक्स की शुरुआत हुई थी 1880s के अंदर, जब एक फ्रेंच पुलिस ऑफिसर अल्फोंस बर्टिलोन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे लोगों के बॉडी पार्ट्स को मेजर किया जा सके, उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। अपनी इस मशीन का इस्तेमाल वो पकड़े हुए कैदियों के ऊपर करते थे, मतलब कि जो भी कैदी उनके पास आते थे तो वो अपनी इस मशीन के जरिए उनके बॉडी पार्ट्स को एनालाइज करते थे कि हाँ भाई हाथ कितना बड़ा है, छाती कितनी चौड़ी है, ये सारी चीजें वो मेजर करके उनका रिकॉर्ड रखा करते थे, ताकि बाद में अगर वो लोग भाग जाए तो इन मेजरमेंट्स की मदद से उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। बट हाँ ये टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं थी, क्योंकि दो अलग अलग लोगों के बॉडी मेजरमेंट सेम भी हो सकते हैं। उनके हाथों की लंबाई भी सेम हो सकती है, उनके कमर का साइज भी सेम हो सकता है और छाती की चौड़ाई भी सेम हो सकती है। तो हाँ उस समय तो उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, उनके आविष्कार को अप्रिशिएट भी किया गया था, लेकिन उनके डिवाइस को 100% एक्यूरेट नहीं माना गया। लेकिन दोस्तों भले ही एक्यूरेट ना सही, लेकिन बायोमेट्रिक्स की एक बुनियाद यहाँ पे रख दी गई थी और इसी बुनियाद के दम पे आगे चलकर बायोमेट्रिक्स जैसी चीज का इस्तेमाल होने वाला था। इन बायोमेट्रिक्स वाले टॉपिक्स पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया और साल 1892 के अंदर फ्रांसिस गैल्टन नाम के एक साइंटिस्ट को अपनी रीडिंग से ये पता चला कि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी स्टडीज की और आखिर में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चाहे इंसान का कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे से सिमिलर हो, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं हो सकता। और अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज के ऊपर उन्होंने एक फिंगरप्रिंट्स नाम की बुक भी लिखी, जिसको आप ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों आगे चलकर कई सालों बाद 1938 के अंदर एक साइंटिस्ट EAM न्यूटन ने वॉइस रिकॉग्निशन को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों को या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों के वॉइस पैटर्न्स को स्टडी किया और इन सारे वॉइसेस को डीपली स्टडी करने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि फिंगरप्रिंट्स की तरह एक इंसान अपने वॉइस को भी एज अ बायोमेट्रिक यूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों
जब उनकी स्टडीज को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहा था। बट हाँ दोस्तों, उनकी स्टडीज में कोई भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी टेक्नोलॉजी की। क्योंकि दोस्तों उस वक्त तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी जो लोगों के वॉइस रिकॉग्निशन को, वॉइस पैटर्न को समझ सके। तो हाँ, उनकी स्टडीज उस वक्त पे तो खारिज कर दी गई, लेकिन आज हम लोग उसी के वजह से वॉइस रिकॉग्निशन का यूज कर पा रहे हैं। और दोस्तों इस कहानी से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे आविष्कार जो आज के टाइम पे हो रहे हैं वो शायद और भी ज्यादा पहले इंट्रोड्यूस हो सकते थे, लेकिन लिमिटेड टेक्नोलॉजी की वजह से उसका इस्तेमाल हम लोग आज तो कर पा रहे हैं, लेकिन उस वक्त पे नहीं कर पाए। क्योंकि दोस्तों पिछले 2-3 साइंटिस्ट की जो हमने कहानी देखी है, उन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी के ही बायोमेट्रिक्स के सिस्टम को समझ लिया था, चाहे फिर वो इंसान के फिंगरप्रिंट को समझना हो या फिर उसके वॉइस पैटर्न को समझना हो। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ 2 चीजें हुई। यहाँ पे हम अपने एक तीसरे बॉडी पार्ट का भी तो इस्तेमाल करते हैं ना बायोमेट्रिक्स में, जो कि है रेटिना स्कैन यानी कि आइरिस रिकॉग्निशन। तो साल 1993 में एक फेमस मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन डॉगमैन ने आइरिस रिकॉग्निशन को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अपने रिसर्च और स्टडीज में ये पाया कि बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स और वॉइस रिकॉग्निशन की तरह ही हर इंसान के आइरिस पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो आपके आइरिस में ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना, जो लाइनिंग्स बनी हुई हैं, तो ये सारी लाइनिंग्स भी हर इंसान के अंदर अलग अलग होती है। और दोस्तों उनकी ये डिस्कवरी बायोमेट्रिक्स के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। एंड अब लकीली 1993 के बाद टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स होना शुरू हो चुके थे, कंप्यूटर वगैरह आ चुका था, जिससे कि अलग अलग डिवाइसेस बनना शुरू हो गए इन बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन दोस्तों वो जो सारे डिवाइसेस थे वो आम पब्लिक के लिए नहीं थे, वो बस सरकार ही यूज कर सकती थी, पुलिस ही यूज कर सकती थी या फिर डॉक्टर्स ही यूज कर सकते थे। लेकिन फिर साल 2002 में जापानीज इन्वेंटर त्सुटोमू मात्सुमोटो वो पहले इंसान बने जिन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि आम पब्लिक भी इस्तेमाल कर सकती थी। और बस फिर कुछ सालों बाद ही जब स्मार्टफोन्स इवॉल्व हुए तो ये फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन जैसी चीजें स्मार्टफोन्स के अंदर भी अवेलेबल हो गई। और देखो, इस फेस रिकॉग्निशन और आइरिस रिकॉग्निशन में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें हैं। अगर समझ नहीं आता तो फेस रिकॉग्निशन अगर मोबाइल में रखा है ना अपना, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके देखो, फोन अनलॉक नहीं होगा आपका। क्योंकि दोस्तों फेस रिकॉग्निशन के अंदर सिर्फ आपका ये थोपड़ा नहीं बल्कि आपके आइरिस को भी स्कैन किया जाता है। एंड दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले एक और फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं मैं कि 2013 में एप्पल वो पहली कंपनी बनी जिन्होंने अपने हैंडसेट यानी कि आईफोन के अंदर पहली बार फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज किया। और फिर बाकी की कहानी तो आप लोगों को पता ही है, धीरे धीरे सारे मोबाइल कंपनीज ने फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी सारे सेंसर्स का यूज करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, अलग अलग फील्ड्स में बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल भी बढ़ता चला गया। और दोस्तों आज के टाइम पे भी, इस करंट टाइम पे भी बायोमेट्रिक्स को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसकी एक्यूरेसी और लोगों की सेफ्टी को मेंटेन किया जा सके। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा और ये बायोमेट्रिक्स की इन्वेंशन स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लोग मेरे कैप्चा वाले वीडियो को भी देख सकते हो, जहां पे मैंने कैप्चा की हिस्ट्री बताई है, उसके इन्वेंशन की स्टोरी बताई है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।